नमस्कार। स्कूल से जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। तरंग के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वेव के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी कंपटीटर के लिए भी उपयोगी रहेगा जिनके सिलेबस के अंदर वेव नाम का टॉपिक मेंशन है। आज हम इस वीडियो में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करेंगे और साथ ही साथ में 11th क्लास के जो इंपॉर्टेंट सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जितने भी सूत्र होते हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो, पहला हमारा क्वेश्चन 8 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। 12th वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जब भी वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहाँ काम आने वाला है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पढ़ेंगे तब भी ये कंसेप्ट, बहुत सारे इसके कंसेप्ट है जो वेव के, जो 12th में काम आने वाले हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन था जो पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। नियत आवर्ती की सीटी बजाती हुई एक रेलगाड़ी अचर चाल यानी कांस्टेंट चाल से वी से स्टेशन की ओर जा रही है। रेलगाड़ी स्टेशन पर एक स्तर प्रेक्षक के पास से गुजरती है। प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति एन डैश को समय टी के फलन के रूप में कौन से अपेक्षित वक्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो, जैसे ही रेलगाड़ी आ रही है, प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, जैसे ही ये पास आएगी तो उसे एक जो आवृत्ति सुनाई देगी एन डैश बराबर हम जानते हैं एन इंटू, और रेलगाड़ी जब पास आती है तो वी ध्वनि का वेग है, ऑब्जेक्ट स्तर है, तो डॉपलर इफेक्ट से हम कह देंगे कि वो क्या होता है कि पास आ रही है तो वी माइनस है, वी हमारा सोर्स नज़दीक आ रहा है, यह सूत्र लग जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग एक उसे आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। जैसे ही वो दूर जाएगी तो उस कंडीशन में उसको एन डैश सुनाई देगी, एन और वी बटा वी प्लस वी एस सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, पहले तो बटा में ज़्यादा आ रहा है तो कम सुनाई देगी, और फिर है वो अचानक, और दूरी पर आपको पता है आवाज ये आवृत्ति निर्भर नहीं करती है स्रोत और इनके बीच की डिस्टेंस पर। तो पहले तो उसे ज़्यादा सुनाई देगी और फिर अचानक क्या हो जाएगी, उसे कम सुनाई देने लग जाएगी। तो ये डॉपलर इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो उसे ज़्यादा सुनाई दे रही थी, एन डैश सुनाई दे रही थी, जैसे ही रेलगाड़ी पास से गुजरी और वो दूर जाने लग गई उसी क्षण थोड़े से टाइम के अंदर, तो वो हमें इस ग्राफ ये आ जाएगा। तीसरा आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घटेगी नहीं, दूरी बढ़ने से जो एन डैश का मान है इसमें देखो ये घट रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें घट रहा है, घट नहीं रहा है। क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आभासी आवर्ती के बारे में पूछ रखा है कि डॉपलर विस्थापन किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वो स्रोत और इनके बीच की जो दूरी होती है, स्रोत और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस पर ये कभी निर्भर नहीं करती। ये भी हमें ध्यान में रखना है। चलो, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। थोड़ा सा हमें नॉलेज होता तो हम ये क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े तो ये देखो, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बस केवल हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। किसी डोरी के अनुदिश गमन करती तरंग का विवरण इस प्रकार है। y बराबर जैसे मान लो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, आंकिक स्थिरांक SI मात्रकों में दे रखे हैं। तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। y बराबर हम क्या जानते हैं, a साइन थोड़ा सा के एक्स पहले दे रखा है माइनस का ओमेगा टी। कंपेरिजन करो, आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ के का मान कितना होता है, जो संचरण नियतांक होता है, तो के बराबर यदि आप कंपेरिजन करोगे तो ये वैल्यू के एक्स बोलते हैं, ये 62.80 हो जाएगी। अब हम जानते हैं के बराबर सूत्र जानते हैं हम 2 पाई बटा लेमडा, 2 पाई बटा लेमडा, तो 62.80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो लेमडा बराबर निकालेंगे तो किस प्रकार से, इनको तिरछा गुणा कर दो। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास में 2 पाई लेमडा बराबर, हमें लेमडा निकालना है तो लेमडा निकालेंगे तो इसके अंदर भाग लगा देंगे। अब देखो भाग लगाएंगे तो जो पाई का मान 3.14, तो 2 गुणा से 6.28 हो जाएगा। और बटा में देखो ये जो कंपैरिजन वाली वैल्यू है ना 62.80, इनको अदला बदली कर दो, तो इनको अदला बदली कर दो, लेमडा इधर चला जाएगा, ये बटा में आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.80 है, वो बटा में आ जाएगा। अब देखो
इसके आंसर की यदि हम बात करें तो आप ऐसा करो कि एक पॉइंट है वो इसके अंदर आगे की ओर खिसका दो, नॉर्मल सी एक प्रोसेस है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपैरिजन करनी आनी चाहिए। जैसे ही मान लो के बराबर आपको पता है कि भाई 2 पाई लेमडा होता है, उसकी वैल्यू कितनी देर की है, 62.80 देर की है, और लेमडा बराबर ज्ञात करोगे तो 2 पाई बटा 62.80 आ जाएगा। और जैसे ही इसका मान 2 पाई का मान 6 आपका 28 होता है, और 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, कैंसिल हो जाएगा, 1/10 रह जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 0.1 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी है। y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी से कंपैरिजन करनी थी, तो ये 2020 के अंदर आए हुए क्वेश्चन आपके सही हो जाते। अब यदि हम 2015 में पूछे तो ए परगामी तरंग के निर्माण हेतु माध्यम होना चाहिए। जब हमने बंद आर्गन पाइप पढ़ी थी उसके अंदर हमारी क्या हो रही थी, इस प्रकार से, मतलब ए परगामी तरंग का निर्माण करना है तो हमें माध्यम हमेशा बंद माध्यम रखना चाहिए। ये बस छोटा सा कंसेप्ट था कि ए परगामी तरंग का निर्माण करने के लिए बंद माध्यम होना चाहिए, तभी ए परगामी तरंगें बन जाती है। आपको पता है ए परगामी तरंग बनाने के लिए एक तरंग जाती है, उस माध्यम से टकराती है, फिर इस प्रकार से आती है वापिस, तो बंद माध्यम होना बहुत है जरूरी है। तो ये आपका 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन राइट कर देते हैं आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यदि आपको पता है। उसके बाद में यदि हम बात करें 2015 में 20वां क्वेश्चन आया है, क्या कह रहा है, तरंग गति में एक कण का अधिकतम वेग तरंग के वेग का आधा है तो तरंग का आयाम ज्ञात करो। पहले तो तरंग के वेग का सूत्र याद रखो। तरंग के वेग में जो रिलेशन होता है v बराबर ओमेगा बटा के, एक फेम्स रिलेशन होता है। अब देखो ये कह रहा है तरंग के गति एक कण का अधिकतम वेग तरंग के वेग का आधा है। किसी कण का अधिकतम वेग होता है आपके पास में a ओमेगा, और वो तरंग का जो वेग v है उसका क्या है, आधा है। यानी आप v बराबर क्या लिख सकते हो, 2 ओमेगा लिख सकते हो। v बराबर आप 2 ओमेगा लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2a ओमेगा बराबर ओमेगा बटा के। तो यहां से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमें आयाम a ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 1/2 के। अब k बराबर संचरण 2 पाई बटा लेमडा होता है, तो 1/2 गुणा 2 पाई, और लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा बटा 4 पाई आंसर आ जाएगा, लेमडा बटा 4 पाई आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। v बराबर रिलेशन याद रख लो, ओमेगा बटा के होता है, और ये जो v है आपको दे रखा है 2a ओमेगा, a में यहाँ आयाम ले रहा हूँ, और बाकी k बराबर 2 पाई बटा लेमडा। तो इजी क्वेश्चन था, आप 20 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को लेमडा बटा 4 पाई कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में आएंगे, और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में लैब असिस्टेंट और चाहे आपका नीट हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2013 में जो क्वेश्चन आए वो क्या कह रहे हैं कि 250 हर्ट्ज एवं 252 हर्ट्ज आवृत्तियों की ध्वनि तरंगे निम्न आवृत्ति का विस्पंद उत्पन्न करेगी। अरे डेल्टा एन का सूत्र आपको विस्पंद में सीधा n2 माइनस n1, बस सीधा सा बात, 252 में से 250 विस्पंद आपने बहुत डिटेल से 11th क्लास में पढ़ा है। एक छोटा सा सूत्र आता है, आवृत्ति होती है जो विस्पंद की आवृत्ति n2 माइनस n1 होती है, तो बस 252 में से 200 तो 2 हर्ट्ज है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वेव बहुत, एक बार आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये फिर डॉपलर इफेक्ट का 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्रेक्षक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर, यानी एक प्रेक्षक एक स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर ध्वनि के 1/5 वेग से गतिशील है। यानी जैसे मान लो प्रेक्षक, ये सोर्स है वो तो रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट है वो इसकी ओर आ रहा है, तो एन डैश का जो सूत्र लगता है ना, वो लगता है n इंटू वी प्लस वीओ, यानी नजदीक आ रहा है ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेग, जो ध्वनि के वेग का कितना 1/5 है, और बटा में ध्वनि का वेग, ऑब्जेक्ट स्थिर है। तो डॉपलर के सारे सूत्रों की भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। अब देखो एन डैश जो नई इसको सुनाई देने वाली है, तो आपने सूत्र लगा दिया, ये कितना आया, ये आपके पास में आ गया, v से v कैंसिल हो जाएगा, एन डैश बराबर कितना आ जाएगा, एन डैश बराबर आ जाएगा 6/5 n आ जाएगा। यानी एन डैश का जो मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, एन डैश बराबर आ जाएगा 6/5
n आ जाएगा। अब देखो पहले उसको कितना सुनाई दे रहा था n, अब 6/5 सुनाई दे रहा है, तो n में से n निकाल लो, ज्यादा कितनी अधिक कितना सुनाई दे रहा है, तो 1/5 n इसको ज्यादा सुनाई दिया पहले की अपेक्षा। देखो अभी n डैश इसको कितना 6/5 n सुनाई दे रहा है, और अब ज्यादा कितना सुनाई दिया 6/5 n में से n निकाल लो, और बट्टा में प्रतिशत निकालना है तो पहले की अपेक्षा भाग लगा दो, तो यह हमारे पास में 1/5 गुणा 100 करेंगे, तो ये एक इजी सा कंसेप्ट है। 100 में 5 का 20% आ जाएगा। डॉपलर का सामान्य से सूत्र लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट वाला, तो हमारा 20%। बस सूत्र क्या लगाना है, एन डैश, जब हमारा स्रोत है वो रुका हुआ वो ऑब्जेक्ट नजदीक आता है, तो एन डैश बराबर एन वी प्लस वी ऑब्जेक्ट बटा ध्वनि का वेग वी, ये एक सूत्र लगा दो, तो बाकी हमारा 20% आ जाएगा। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो ये देखो, चाहे सूत्र याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, तो 2 अंक बहुत होते हैं कंपटीशन एग्जाम में। लाप्लास संशोधन के अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, पहले तो हमें पता है कि वो p/ρ से सूत्र दिया था, फिर उसको रुदो संप्रक्रम मान के संशोधन किया था, तो रूट गामा से गुणा कर दिया था, v बराबर रूट गामा p/ρ, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ हो गया, तो रूट गामा p/ρ, जिसकी डिटेल से हम आगे बात करेंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाता। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो ये देखो ध्वनि 2018 में आया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन आए थे इसके वेव के, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्वनि की पानी में चाल 1346 मीटर पर सेकंड है, तथा पानी का घनत्व है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। पानी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, देखो v बराबर एक सूत्र होता है ध्वनि की चाल ज्ञात करने का, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक E/ρ, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक E/ρ, यानी यहाँ आपको E ज्ञात करना है। बाकी यदि हम E बराबर लिखना चाहे, इसी सूत्र को E बराबर लिखना चाहे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v² गुणा ρ, v² गुणा ρ, तो यहाँ से आपको v की वैल्यू 1346 गुणा 1346, और घनत्व कितना दे रखा है 1000, ये घनत्व दे रखा है आपको 1000। अब 1346 गुणा 1346, चलो मैं कैलकुलेटर से हल करता हूं, तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर, तो 1346 गुणा 1346, तो ये हमारे पास में 18/11/716 आ रहा है। कितना आ रहा है 18/11/716 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इनका 18/11/716, यह तो 1346 का, और 1010 है। अब इसको एडजस्ट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 और आ जाएगी, 6 3 9, यानी 1.8 गुणा 10 9। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। सूत्र आपको क्या ध्यान में रखना है, v बराबर रूट E/ρ का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। हमें E यानी आयतन पर, ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको E और ρ घनत्व होता है, तो ये ध्वनि की चाल आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा सिलेबस है, तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मैं मेन सेंटर मान के चल रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने 11 टॉपिक जो लगातार हैं उनके लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, 12 तक कर दिए हैं। उसके बाद में आज मैंने 11th को ऐसे क्लोज करने की सोचा है, तो पहले 11th के जो 16 तक के 11th के टॉपिक है, तो आज मैं वेव को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में मेरा रहने वाला है हीट और रेडिएशन का अगला लेक्चर अपलोड होगा, जो दोनों साथ में ही है, मिले जुले हैं। और फिर केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज 2 वीडियो और आएंगे। 11th से संबंधित रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम 12th की ओर आगे बढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो ये एक डायग्राम है जिसके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि तरंग में एक सामान्य से, जैसे मान लो ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की जैसे तरंग शुरू होती है यहाँ से, और यहाँ तक जाने पर जो दूरी तय करती है उसको हम लैम्डा बोलते हैं, अधिकतम आयाम को हम ए बोलते हैं। तो ये नॉर्मल बातें आप जान चुके होंगे। और उसके बाद में ये हमारे यांत्रिक तरंगों की बात करें, जैसे कोई सी स्प्रिंग को धक्का दे के छोड़ दिया जाए तो 2 संपीड़नों के बीच की जो दूरी होती है वेवलेंथ, और ऐसे एक झटका देकर छोड़ दिया जाए
तो जो दो गर्तों के बीच की या दो सर्गों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो ये सामान्य बातें आप पढ़ चुके हो। उसके बाद में एक डोरी को यदि आप बीच में से खींच के छोड़ दे तो एक यहाँ पर दो नोड बनते हैं, एक एंटी नोड, इसको हम प्रथम सनादि बोलते हैं। उसके बाद में ये हमारी दूसरी सनादि होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इस प्रकार से एक दो सिरों से बांधकर किसी रस्सी को छोड़ा जाए तार को, तो इस प्रकार उसके अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं, उनमें कैसे वेग होगा, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। ये हमारी EMW वेव होती है, जिसमें E और जो B होते हैं वो परपेंडिकुलर कंपन करते हैं, और संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ये वेव के अब एक ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने बाद में ऐड किया है। ये क्या कह रहा है कि आवर्ती में डॉपलर विस्थापन जिस पर निर्भर नहीं करता है, रट्टा लगा लो, वो प्रेक्षक की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा, स्रोत की चाल VS भी आएगा, तरंग की आवर्ती n पर भी निर्भर करता है, लेकिन स्रोत और प्रेक्षक की मध्य की दूरी पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। तो इजी सा कंसेप्ट था, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ACF का एग्जाम हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे आप फिजिकल साइंस की तैयारी नेट से कर रहे हो तो बेस मजबूत करने के लिए हो, हर एक जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यदि हम सूत्रों पर चलते हैं, यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो तुरंत आपके इस HR ढाका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक भी कर दीजिए। तो हम बात करते हैं वेव के बारे में। देखो यहाँ मैं ढाका एक्सप्रेस चलाने वाला हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर फोकस करके उसके बाद में जो आपको ध्यान में रखना है, तो कौन कौन सी बातें नॉर्मल, पहले हमारे हम तरंग की बात कर लेते हैं। तो तरंग क्या होती है, तो ये सब आपने पढ़ रखा है। जब माध्यम के कण ऐसे चम करते हुए, यानी एक बिंदु के इर्द गिर्द ऐसे चम करते हुए ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करे तो उसे हम तरंग कहते हैं। और तरंग 3 प्रकार की होती है, अलग अलग भौतिक गुणों के आधार पर। यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, उसकी सारी जो तरंगे होती है वो हमारे एक भाग में आ जाती है, EMW के अंदर। उसके बाद में द्रव्य तरंगों की बात करें तो डी ब्रोगली तरंग दे जो लैम्डा बराबर H/P वाली होते हैं, छोटे कण होते हैं वो भी, तो वो द्रव्य तरंगे। यांत्रिक तरंगों की बात करें तो जैसे जल के पृष्ठ पर है, डोरी के अंदर है, तो उनको हम प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। तो 3 प्रकार आपको ध्यान में रखना है। भौतिक गुणों के आधार पर तरंगे हमारे कितनी प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है, EMW, द्रव्य तरंगे और यांत्रिक तरंगे। फिर हम बात करें, प्रश्न पूछा जा सकता है तरंग संचरण के लिए कोई माध्यम है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। उस माध्यम के अंदर जड़त्व का गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, और उसका प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, ऐसे गुण होना चाहिए। और तरंग का जो मूलभूत गुण होता है वो हमेशा उसकी फ्रिक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति होती है। उसके बाद में कणों की गति के आधार पर यदि हम बात करें तो तरंग को 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं, एक हम अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ। इसमें तो कंपन की जो दिशा, कणों के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा भी क्या हो रहती है, जैसे संपीड़न सेम रहती है, और इसके अंदर कणों के कंपन की दिशा और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और जबकि सौरमापी के तार में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है। ध्वनि तरंगे होती है वो भी सारे माध्यम में संचरित हो सकती है। ये केवल जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे, मैं यहाँ EMW की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जैसे पृष्ठ पर उत्पन्न है किसी डोरी में, केवल द्रव्य और ठोस जिनमें दृढ़ता हो में संचरित हो सकती है, वायु में नहीं संचरित हो सकती। फिर यदि हम बात करें ऊर्जा संचरण, तो ऊर्जा संचरण जिनमें होता है उनको परगामी तरंग कहते हैं, और इनमें भी ऊर्जा का संचरण होता है तो इन्हें भी परगामी कहेंगे। संपीड़न, इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं, जैसे मैंने स्प्रिंग का आपको डायग्राम दिखाया था, संपीड़न और विरलन बनते हैं, इसमें सर्ग और गर्त बनते हैं। निर्देशांक पद्धति के आधार पर तरंगों का यदि हम विभाजन करें तो 2 एक विमीय जैसे तनी हुई डोरी के अंदर है, द्विविमीय जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे, और त्रिविमीय ध्वनि और प्रकाश तरंगे जो आकाश में है तो उनको हम त्रिविमीय तरंगे बोलते हैं। नॉर्मल सिंबल बार बार आने वाले हैं। आवर्तकाल, जो आवर्ती के व्युत्क्रम को हम आवर्तकाल कहते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, T बराबर 2π/ओमेगा, बार बार रिलेशन काम में आने वाला है। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πn, या मैं स्मॉल n को पहले ही बता देता हूँ, आवर्ती काउंट कर रहा हूँ, तो ओमेगा बराबर 2πn। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य एक दूरी होती है, दूरी बराबर जैसे चाल गुणा समय होता है, वैसे ही तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या होता है, चाल गुणा उसका आवर्तकाल vt, याद रखना v तरंग का वेग होता है।
तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ। ये भी हमें काम में आगे जैसे परमाणु भौतिकी पढ़ेंगे तो वहां भी तरंग संख्या न्यू बार बराबर 1/λ आपको ध्यान में रखना है। समान कला में जो कलांतर होता है वो ध्यान रखना, दो तरंगें समान कला में तब कही जाएगी जब उनकी कला का जो अंतर है, जो ओमेगा टी साइन के बाद में आता है, उनका कलांतर जब हम निकालते हैं तो या तो क्या आना चाहिए 0, 2 पाई 4 पाई आना चाहिए। विपरीत कला में यदि हम बात करें कलांतर की तो पाई 3 पाई और 5 पाई आना चाहिए। तरंग संचरण नियतांक के बराबर याद रख लो 2 पाई बटा लैम्डा प्रति मीटर होता है। तरंग संचरण के बराबर बहुत अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था 2 पाई बटा लैम्डा होता है। ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो v बराबर ओमेगा के रिलेशन हम कैसे, v बराबर होता है लैम्डा बटा टी, फिर हम लैम्डा बटा न्यू कर सकते हैं, लैम्डा बराबर इसी को आगे ओमेगा बटा 2 पाई कर सकते हैं, लैम्डा बटा में ला सकते हैं तो ओमेगा बटा 2 पाई लैम्डा, यानी v बराबर ओमेगा बटा के। बहुत ही फेमस रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। v तरंग का वेग है और ओमेगा कोणीय आवर्ती है, के संचरण नियतांक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ध्वनि तरंग की बात करें हम तो इसकी तरंग की बात करें तो तरंग का जो वेग होता है वो ठोस के अंदर ज़्यादा होता है, द्रव्य के अंदर फिर कम, फिर गैस के अंदर सबसे कम होता है। उसके बाद में यदि हम एनटीपी पर ध्वनि के वेग की बात करें तो वो 332 मीटर पर सेकंड, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड से होता है। और परगामी तरंगे होती है वो दोनों ही प्रकार की हो सकती है, वो अनुदैर्ध्य भी हो सकती है, वो अनुप्रस्थ भी हो सकती है, यानी जो ऊर्जा का संचरण करती है परगामी, जो संचरण नहीं करती वो अपरगामी। उसके बाद में तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग का जो वेग होता है उसका जो सूत्र होता है v बराबर रूट टी बटा स्मॉल m, जहाँ टी तनाव है जो रस्सी के अंदर, डोरी के अंदर, और m इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, तो v बराबर आपका रूट टी बटा m आपको ध्यान में रखना है, तनाव बटा इकाई लंबाई का द्रव्यमान आ सकता है। अब तरल माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग यानी ध्वनि तरंग का जो वेग होता है, रट्टा मार लो 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। v बराबर रूट आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बटा रो। अब की बार आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपने निकाला था वो आया था v स्क्वायर इंटू रो, तो आपने गुणा करके आंसर निकाल लिया 1.8 गुणा 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में यदि हम परगामी तरंग समीकरण की बात करें तो बस आपने बहुत सारी बातें, लेकिन ये रट्टा मार लो बहुत काम आने वाला है। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटा लैम्डा गुणा पथांतर, यानी कलांतर बराबर होता है kx, के संचरण नियतांक 2 पाई बटा लैम्डा। तरंग के विस्थापन का समीकरण बात करें तो कैसे, देखो यहाँ 2020 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप कैसे याद करो, इनके बहुत सारे रूप बनते हैं। ए बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ध्यान रखना के एक्स माइनस ओमेगा टी भी आ सकता है जो 2020 के अंदर आया हुआ है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम फाई भी बोल सकते हैं। फिर ए साइन ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी लिख दो और इंटू टी, और फाई बराबर ये सूत्र 2 पाई बटा लेमडा इंटू एक्स कर दो, या 2 पाई बटा लेमडा कॉमन लेते हो तो ये फॉर्म भी बन सकता है। तो साइन 2 पाई बटा लेमडा और लेमडा टी इंटू एक्स, और ये फॉर्म भी बन सकता है ए साइन 2 पाई बटा लेमडा वी टी माइनस एक्स। और उसके बाद में यदि हम बात करें v बराबर, इनको अंदर वापस लेमडा से हम मल्टीप्लाई कर दे तो आप देखना ये फॉर्म कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ए साइन 2 पाई, तो मेन जो ज़्यादा आपको एक याद रख लो, बाकी देखो सूत्र याद है तो v बराबर ए साइन ओमेगा टी जो परगामी तरंग का विस्थापन समीकरण होता है वो याद रखो। उसके बाद में एक बार अवकलन कर देंगे तो y बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स वेग आ जाएगा। दोबारा अवकलन कर देंगे तो f बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर y त्वरण आ जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अवकल समीकरण की यदि हम बात करें तो इसकी अवकल समीकरण, चाहे ये जो हमने विस्थापन समीकरण दिया है उसका यदि आप ये 2 बार अवकलन कर दोगे, फिर उसका x के सापेक्ष करोगे, विस्थापन के सापेक्ष करोगे तो ये आ जाएगा। फिर आप t के सापेक्ष करोगे, कंपैरिजन करोगे, एक 11th क्लास का डेरिवेशन है। फिलहाल आपको याद रखना है d2y बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा ओमेगा स्क्वायर d2y बटा डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बटा वी स्क्वायर आ जाता है। आपको पता है कि के बटा ओमेगा को मैं 1 बटा वी भी लिख सकता हूँ, तो 1 बटा ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो इस पे, और मेरा मकसद है कि जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो आपको बताया जाए। जैसे अभी मैंने बताया
कि ये जैसे इस समीकरण की कंपैरिजन करके क्वेश्चन आ सकता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है और समीकरण की कंपैरिजन आपको करनी आनी चाहिए। तो उसके बाद में यदि हम ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र याद रखना है, किस किस पर निर्भर करता है, क्या सूत्र होता है। तो ऊर्जा घनत्व 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ एन आवर्ती है, ए आयाम है, यहाँ एक्स और टी पर निर्भर नहीं करता है। प्रगामी तरंग की तीव्रता की बात करें तो 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी आ जाता है, गुणा में वी तरंग का वेग है, रो घनत्व है, ए आयाम है और एन आवर्ती है। तरंगों के अध्यारोपण का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आपके 12th क्लास में भी काम आने वाला है। 4 नंबर का डेरिवेशन आपका वेव ऑप्टिक्स में सही करवा सकता है। तो यहाँ आपको इसके सूत्र याद रखने हैं। तो यदि हम y1 दो समीकरण लेते हैं, y2 लेते हैं, ये तो हमने मानी है, तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ये दो समीकरण मैंने जब इनकी मानी है तो प्रगामी तरंग के अध्यारोपण के बारे में, तो y बराबर, बाकी हम कैलकुलेशन करते हैं r साइन, जहाँ r अधिक जो आयाम आता है, परिणामी आयाम आता है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, हम फाई याद करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जो कला का अंतर निकाला है वो हमारा यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आ रहा है। जो थीटा की बात करें, परिणामी दिशा टेन इनवर्स ए साइन अल्फा प्लस बी साइन बीटा बटा ए कोस अल्फा प्लस बी कोस बीटा, यहाँ ये हम सिंबल लेते हैं जब इनको हल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थीटा आ जाएगा। और समान कला में हो तो सबसे ज़्यादा आपका परिणामी आयाम आने वाला है, ए प्लस बी आने वाला है, और बीटा माइनस अल्फा 2n पाई का, यानी n बराबर 0 1 2 3, या तो बीटा माइनस अल्फा 0 आएगा, या आपके पास में 2 पाई आएगा, या आपके पास में 4 पाई आएगा, इस प्रकार चलेगा। और यदि बहुत कम विस्थापन है तो a माइनस बी आएगा। वही बाकी आपने सदिशों के अंदर पढ़ा था ना, जैसे परिणामी सदिश के r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वही कंसेप्ट लगने वाले हैं, थोड़ी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो a माइनस बी बीटा माइनस, तो 2n प्लस पाई, और जहाँ n बराबर 0 से या तो वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, या 3 पाई हो जाएगा विपरीत कला के लिए। ठीक है। अध्यारोपण होता है तो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। व्यतिकरण हो सकता है जिसका अध्ययन में आपने 11th में किया, विस्पंद का आपने अध्ययन किया, अप्रगामी तरंगों का डिटेल से, लिसाजू आकृतियों का अध्ययन किया। तो ये 4 इफेक्ट होते हैं जो सुपरपोजिशन से उत्पन्न हो सकते हैं। दो तरंगों व्यतिकरण हो सकता है, विस्पंद हो सकता है, अप्रगामी तरंगें बन सकती है, लिसाजू की आकृतियां बन सकती है, जिनका डिटेल से हमने अध्ययन 11th क्लास में किया था। उसके बाद में यदि हम तरंग के परावर्तन की बात करें तो तरंग का परावर्तन यदि ठोस माध्यम से हो, एक आपके पास में रस्सी है उसको ठोस माध्यम से बांध देते हो, इस प्रकार से आपने झटका लगाया तो जो तरंग का होगा कलांतर में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे नीचे की ओर मुड़ के जाएगी। एक कड़ी से बांध दिया यानी विरल माध्यम से आपने किया तो जैसे आपका ऊपर की ओर ऐसे लूप बन रहा था वो ऊपर की ओर ही इसी दिशा में आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यदि एक आपने सघन माध्यम था और आगे पहले विरल था, पतली रस्सी थी, फिर मोटी रस्सी से आपने झटका दिया दोनों को बांध के, तो बाद में यदि टकराने के बाद में पतले वाली का जो कलांतर है वो चेंज हो जाएगा और ये इस प्रकार से जाएगा। और D2 है जो आगे की ओर जो ये आपका सरक बन रहा है वो D2 है, वो कम दूरी तय कर पाएगा क्योंकि उस रस्सी की मोटाई ज़्यादा है। और यदि आप मोटी रस्सी है सघन माध्यम से विरल में हो रहा है तो वो फिर विरल वाले में उसी की ओर ये सरक चलता रहेगा। इसको मैंने डिटेल से लिखा है, ये चित्र के माध्यम से समझ लिया होगा। फिर देखो, जब अनुदैर्ध्य तरंग का परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो संपीड़न संपीड़न के तथा विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है, लेकिन उनकी कला विपरीत होती है, जैसे बंद आर्गन पाइप। यानी संपीड़न संपीड़न के रूप में और विरलन विरलन के रूप में परावर्तित होता है। जब परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो संपीड़न संपीड़न के रूप में और विरलन, और लेकिन उनकी कला विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये कला में क्या हो गया, पाई का चेंज हो गया, कला विपरीत हो गई। जब अनुदैर्ध्य तरंग का परावर्तन विरल माध्यम से होता है तो कला नहीं बदलती है, लेकिन संपीड़न विरलन हो जाता है। विरलन क्या हो जाता है, संपीड़न के रूप में गति करता है, जैसे खुली आर्गन है पाइप। डिटेल से आगे हम अध्ययन करेंगे। तो विरल से होता है तो संपीड़न विरलन के रूप में, विरलन संपीड़न के रूप में। तो दूसरे माध्यम में अपरिवर्तित अपवर्तित तरंग की कला क्या रहती है, अपवर्तित तरंग होती है दूसरे माध्यम में, उसकी कला में कोई चेंज नहीं होता। तो ये नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद में आपको मैं यहाँ कहूँगा कि अप्रगामी तरंगों की जो सामान्य बातें हैं वो आप जरूर याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि क्या होना चाहिए, तो इनके लिए बंद माध्यम होना बहुत जरूरी है। और जब समान आयाम और समान
आवर्ती की आयाम भी समान, आवर्ती भी समान, परगामी तरंगे विपरीत कला में यानी पाई का अंतर हो या तरीपाई का अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण से अपरगामी तरंगे बनती है और उनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। बंद माध्यम होना चाहिए, समान आवर्ती समान आयाम, विपरीत कला में अध्यारोपण होना चाहिए और ऊर्जा का ये संचरण नहीं करती है तो ये स्टेशनरी वेव अपरगामी तरंगे कहलाती है। अब यदि हम बात करें अपरगामी तरंगे जब भी बनती है तो अपरगामी तरंगों के अंदर इस प्रकार से, यहाँ जैसे इनको जो ऐसे विस्थापन कम होता है उसको हम नोड बोलते हैं और सबसे ज़्यादा होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। फिलहाल जो मेन जो बातें हैं वो आपके ध्यान में रखनी है आपको। तो अपरगामी तरंग के अंदर जो नोड एंटी नोड बनते हैं, परस्पंद निस्पंद बनते हैं, उसके बारे में यदि हम बात करें तो इनका आपको कंसेप्ट, अपरगामी तरंग में जिन बिंदुओं का विस्थापन शून्य होता है, जिन बिंदु का विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आप डोरी लेओगे तो उसके अंदर भी इस प्रकार से जो जैसे पहला सनादि बनता है तो जहाँ विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, उन्हें हम निस्पंद कहते हैं। और जिनका विस्थापन सर्वाधिक होता है उनको हम परस्पंद यानी एंटी नोड कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से जो कंसेप्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कंसेप्चुअल, वो आपको ध्यान में रखने हैं। दो परस्पंदों के बीच की दूरी हमेशा λ/2 होती है। दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। दो निस्पंदों के मध्य का कण समान कला में कंपन करते हैं। जैसे मान लो दो निस्पंद है, एक यहाँ ये है N1 N2, तो इनके बीच में जो कण सारे कंपन करेंगे वो समान कला में। एक निस्पंद के दोनों ओर कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ N1 है तो इसके इधर और इधर देखा जाए तो दोनों ओर कण विपरीत कला में कंपन करते हैं। और निस्पंद पर माध्य में देखो बहुत गजब का कंसेप्ट है, ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। क्या कह रहा है कि निस्पंदों पर माध्य में विकृति, जो विकृति माध्यम में जो विकृति और ढाल और घनत्व और दाब में परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है। जो एंटी नोड होता है वहाँ विकृति और चाहे ढाल हो, जैसे ग्राफ बनाएंगे, विकृति घनत्व और दाब में भी परिवर्तन निस्पंद सबसे ज्यादा होता है। फिर परस्पंद पर विकृति भी शून्य, ढाल भी शून्य और दाब और घनत्व में परिवर्तन होता ही नहीं है। ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, याद रख लेना। उसके बाद में यदि हम बात करें, एक आवर्तकाल में 2 बार सीधी रेखाएं आपके बनती है। यदि हम एक आवर्तकाल की बात करें तो ये और ये 2 बार सीधी रेखाएं यानी स्लोप है वो 0 होती है। उसके बाद में सितार के तार में उत्पन्न तरंग की यदि हम बात करें तो सितार के तार की बात करें तो इस प्रकार से बांध दिया जाता है, फिर इधर से आता है, फिर उसका अध्यारोपण। तो इस प्रकार से बने तो हम बात करें तो पहली जो तरंग है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दूसरे में जैसे ही विस्थापन विपरीत हो जाता है दिशा माइनस का आ जाता है। जब हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं तो y बराबर ये रट्टा मार लेना, जो अपरगामी तरंग का जो आयाम होता है वो 2a cos के एक्स होता है, साइन ओमेगा t इंटू 2a cos के एक्स, जो x पर भी निर्भर करता है, और या उसको आप माइनस का 2a sin के एक्स भी नाम दे सकते हो। कोस ओमेगा टी दोनों का रूप चेंज किया है मैंने, तो बस ये याद रखना। उसके बाद में यदि हम एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड जब आपका एक्स का मान यहाँ पर आप 0 लिखोगे और λ/2 लिखोगे, n λ/2 रखोगे, तब इस समीकरण से एंटी नोड की पोजीशन मिलने वाली है। जब हमारे पास में नोड के लिए या λ/4 रखोगे जो विस्थापन है वो, या 3 λ/4 या 2n + 1 λ/4 रखोगे, तब हमारा नोड बनने वाला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रत्येक कण 2 बार अपनी अधिकतम विस्थापन और साम्य अवस्था की स्थिति से गुजरता है। उसके बाद में माध्यम की विकृति निकालनी है तो जो y का समीकरण है उसका x के सापेक्ष में पार्शियल डिप्रेशन कर दीजिए, तो माइनस का 2ak कोस के एक्स कोस ओमेगा टी। आपको तकलीफ हो रही होगी क्योंकि ये बार बार लिखने से और प्रैक्टिस करने से ऐसी बातें हैं जो माइंड में आपके सेट होगी, सीधा बोलने से भी समझ। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है। माध्यम की विकृति पूछी जा सकती है, माध्यम के कणों का वेग पूछा जाए अपरगामी तरंग में तो v बराबर del y बटा del t करना है, 2a ओमेगा साइन के एक्स कोस ओमेगा टी।
अब अप्रगामी तरंगों में दाब में परिवर्तन डेल्टा पी पूछा जा सकता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ई इंटू डेल वाई बटा डेल एक्स, तो माइनस का 2a ई इंटू के कोस के एक्स कोस ओमेगा टी। समीकरण की तुलना करते समय देखो के एक्स माइनस ओमेगा टी दे रखा है या ओमेगा टी माइनस के एक्स दे रखा है, उसको भी देख लेना चाहिए। ये बात भी मैंने मेंशन कर दी है आपके लिए। उसके बाद में हम आगे बात करें तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग, यानी ऐसे बांध दिया। शुरू में मैंने आपको चित्र दिखाया था। प्रथम सनादि यानी मूल स्वर की आवृत्ति निकालनी है। देखो प्रथम सनादि बोलो, मूल स्वर बोलो, रट्टा मार लो क्या, n बराबर 1/12 रूट टी बट्टा m। नियम बनता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है सनादि आवृत्ति, तनाव के समानुपाती, वर्गमूल के समानुपाती, इकाई m के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये नियम भी आपको जो इससे संबंधित नियम बनते हैं डोरी में तनाव के 3-4 नियम बनते हैं, प्रथम दूसरा नियम, तो वो भी इसी सूत्र से आपको ध्यान में रखना है। और पहली में आपको पता है एक तो बनता है एंटी नोड और 2 बनते हैं नोड, यानी यहाँ पर विस्थापन जहाँ 0 है वहाँ आपका नोड बन जाएगा, बीच वाला क्या बन जाएगा, एंटी नोड। ये बातें आपके समझ में। दूसरी सनादि बोलो और फर्स्ट ओवरटोन बोलो, यानी प्रथम अधिस्वरक बोलो। N2 का सूत्र 2/12 रूट टी बट्टा n, 2 एंटी नोड 3 नोड बनेंगे। सनादियों का यदि हम अनुपात ले तो 1 2 3 आने वाला है। याद रख लेना कि एक डोरी के अंदर अप्रगामी तरंग बनती है तो उसकी सनादियों का जो अनुपात होता है वो ये होता है 1 2 3। मेल्डी का जो नियम होता है, जितने आप लूप ज़्यादा बनाने वाले हो एक डोरी के अंदर, ये लूप ज़्यादा बनाने वाले हो, तनाव उतना ही आपके पास में कम होगा। कहने का मतलब P इंटू जहाँ कंपन लूपों की जो संख्या है वो आपके पास में, और रूट टी डोरी के अंदर तनाव है, उनका जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहता है। यही हमारा मेल्डी का नियम है, याद रख लेना। बंद आर्गन पाइप की बात करें तो बंद आर्गन पाइप के अंदर इस प्रकार से तरंगे बनेगी। आपके पास में लैम्डा बटा 4 से बनेगी, यानी ये जो आपके पास में बंद आर्गन पाइप और खुली बंद के अंदर दोनों बंद के अंदर एक सिरा बंद रहेगा और खुली के अंदर एक सिरा, तो बीच में आपके पास में इस प्रकार से ये सिरों पर आपके परस्पंद एंटी नोड बनने वाले हैं, बीच में इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो देखो लैम्डा बटा 4, जैसे ये तो आपने डिटेल से पढ़ा है, जैसे मान लो ये है, इसके अंदर यदि आप बनाना चाहे तो इस प्रकार से एक वेव बनेगी, ऐसे बनने वाली। तो इसकी जो लंबाई होगी हमारे पास में लैम्डा बटा क्या हो जाएगी 4, L बराबर लैम्डा बटा 4 करेंगे तो ये आपने डिटेल से पढ़ा है, फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें जब एक आपके पास में क्या बने, यदि हम बंद, ये तो बंद है, खुली आर्गन पाइप की बात करें, पहले बंद की बात करें तो बंद के अंदर पहला क्या बनने वाला है, एक तो आपके पास में नोड बनने वाला है और एक ही एंटी नोड बनने वाला है। तो इस प्रकार से ये पहला ऐसे ही बनने वाला है, इस प्रकार से बनने वाला है बंद में, तो लैम्डा बटा 4 ही हुई ना, तो लैम्डा बटा 4 बराबर आपके पास में L हो गई। तो ये डिटेल से आपने पढ़ा है। फिलहाल मैं प्रथम सनादि के लिए लैम्डा बटा 4 बराबर L करोगे तो आपके पास में N1 बराबर, देखो जैसे ही आवृत्ति V बटा लैम्डा होती है, लैम्डा बराबर 4L आता है, तो V बराबर V बटा 4L है। दूसरी के लिए 3V बटा आपके 3 लैम्डा दूसरा जब बनेगा तो आपके L की लंबाई 3 लैम्डा बटा 4 होगी। ये आपने डिटेल से पढ़ा है। अब यदि आप इनमें आवृत्तियों का अनुपात बंद में निकालना चाहो तो विषम सनादि बनते हैं। तो एक में V बटा 4L, फिर 3V बटा 4L, तीसरे के लिए 5V बटा 4L। बंद सिरे पर हमेशा नोड बनता है, खुले सिरे पर एंटी नोड बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 3 5 कौन से में सनादियों, विषम सनादि कौन से में, बंद आर्गन पाइप में। अब खुली आर्गन पाइप की हम बात करें तो लैम्डा बटा 2 खुली के अंदर आपकी ये लैम्डा 1 बीच में बन जाएगा। इस प्रकार से आधी तरंग है वो पहली सनादि में बन जाएगी। L बराबर आपके लैम्डा बराबर 2L आ जाएगा, तो V बटा लैम्डा से आवृत्ति पहली V बटा 2L, दूसरी 2V बटा 2L। इस प्रकार आपके सम और विषम दोनों सनादि है वो आपको खुली आर्गन में प्राप्त होगी। N1 N2 का जो अनुपात है 1 2 3 के रूप में जैसे डोरी के अंदर चलता है वैसा खुली आर्गन पाइप के अंदर चलेगा। ध्वनि के वेग पर ताप का जो प्रभाव होता है, टेम्परेचर Vt पर वेग होगा V0 332 प्लस
6 एक टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो तो टेम्परेचर पर आपको ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि हम बात करें तो अनुनादी नली में जो एक प्रयोग है हमारा VT बराबर 2N, यानी स्वरित्र की आवृत्ति, स्वरित्र को जैसे ही जब हम N आवृत्ति का स्वरित्र को बजाते हैं तो पहली तीव्र ध्वनि हमें L1 पर सुनाई देती है, दूसरी L2 पर सुनाई देती है। तो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है। तो ध्वनि का वेग निकालते हैं 2N कोष्टक L2 माइनस L1 नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार का सीरा संशोधन भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो सीरा संशोधन जब निकालेंगे तो इसमें x बराबर L2 माइनस 3L1 बट्टा 2 के रूप में ये आने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लाप्लास संशोधन की बात करें तो बहुत ही चीज है। ध्वनि संचरण का रुद्धोष्म एक प्रक्रम है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, जिसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। और ई बराबर गामा पी रख दिया उन्होंने, तो वी बराबर गामा पी बटा रो। ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक परमाणु के लिए गामा बराबर CP बटा CV वाला कंसेप्ट है, उसकी भी डिटेल अगले लेक्चर में हम करेंगे। 1.67 होता है और द्वि परमाणु के लिए 1.41 होता है, ये ध्यान में रखना है। गामा पी बटा रो, ये लाप्लास संशोधन का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में, ध्यान रख लेना, आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में यदि हम बात करें वही गामा पी को, तो उसी को यदि हम आगे चेंज करना चाहे तो V बराबर गामा RT रूट M, V समानुपाती रूट T। और दाब का ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी ध्वनि का वेग उतना ज़्यादा होगा, घनत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि का वेग उतना कम होगा। ये रिलेशन जैसे ठंडी रात में हम बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर तक हम सुनाई देते हैं, क्योंकि जितनी रात की आर्द्रता ज़्यादा होगी ध्वनि का वेग है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम आगे बात करें माध्यम की चाल समान दिशा में हो, जिस प्रकार ध्वनि जा रही है उसी दिशा में आंधी आ रही है तो ध्वनि का वेग ज़्यादा हो जाएगा, परिणामी वेग ज़्यादा हो जाएगा। जिस दिशा में ध्वनि जा रही है उसके विपरीत दिशा में आंधी आ रही है, यानी माध्यम का वेग हो रहा है, तो ध्वनि की चाल है वो क्या हो जाएगी, परिणामी है वो कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर हम यदि विस्पंद की बात करें तो एक स्वरित्र की आवृत्ति यदि N1 और दूसरे की N2 हो तो विस्पंद काल दोनों को साथ बचाए, तो ऐसे समय के साथ साथ अलग अलग तरह की हमें ध्वनि तीव्र मंद सुनाई देती है, उसको हम विस्पंद बोलते हैं। और स्थिति के साथ में तीव्रताएं कम ज़्यादा होती है, उसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। तो विस्पंद काल T बराबर 1/Δn, यानी 1/Δn बराबर N1 माइनस N2, ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा कौन सा है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद में विस्पंद आवृत्ति बराबर ये 2014 में 2020 में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, Δn बराबर N1 माइनस N2। फिर यदि हम बात करें परिणामी विस्थापन की, y बराबर A1 साइन 2 पाई N1T, A2 बराबर ये एक हमारा डेरिवेशन है बहुत बड़ा सा, उसमें जो परिणामी जो सबसे ज़्यादा R मैक्सिमम कितना होगा, तो उस जो तीव्र ध्वनि का R होगा वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कोस 2 पाई डेल्टा N है, T टाइम पर निर्भर कर रहा है ये। और उसके बाद में अल्फा निकालेंगे दिशा की, टेन इनवर्स A1 साइन 2 पाई डेल्टा एन टी बटा A2 प्लस A1 कोस 2 पाई डेल्टा एन टी। और यदि हम बात करें T बराबर 0 समय पर 2/2 डेल्टा एन पर R मैक्सिमम होगा, इसी प्रकार 1/2 डेल्टा एन 3/2 डेल्टा एन पर R होगा वो मिनिमम होगा। यदि N1 आवृत्ति वाला स्वरित्र N2 आवृत्ति वाले स्वरित्र से एक कंपन अधिक कर लेगा तो एक विस्पंद सुनाई देगा। ये नॉर्मल बातें विस्पंद में आपने पढ़ी होगी। यदि विस्पंद का आवर्तकाल T हो तो N1 स्वरित्र वाला x कंपन करता है तो N2 वाला x माइनस 1 कंपन करेगा। दोनों की बात करें x बटा N1 x माइनस 1 बटा N2, दोनों को कंपेरिजन किया, x बराबर हमारे पास में आ गया N1 बटा N1 माइनस N2। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि हम बात करें, यदि ज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, क्वेश्चन आ चुका है, नीट के अंदर भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पक्का अब की बार क्वेश्चन आने वाला है। यदि ज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति N1 और अज्ञात के साथ बजाने पर डेल्टा N यानी डेल्टा N विस्पंद सुनाई दे तो मोम लगाने के बाद में यदि डेल्टा N का मान कम हो जाए तो अज्ञात की N2 होगी N1 प्लस डेल्टा N, और यदि ज़्यादा हो जाए तो N2 निकालना है तो N1 माइनस डेल्टा N। 11th क्लास में आपने डिटेल से अध्ययन किया, फिलहाल याद रख लो। डॉपलर प्रभाव की यदि हम बात करें
तो जब स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को आभासी आवृत्ति सुनाई देती है, इसे डोपलर प्रभाव कहते हैं। मैंने यहाँ जितने भी सूत्र लिए हैं उसमें v मैंने ध्वनि का वेग लिया, v प्रेक्षक ऑब्जेक्ट का वेग है, vs स्रोत का वेग है, n मूल आवृत्ति है, n डैश आभासी आवृत्ति है, vm माध्यम की चाल है। और यदि सोर्स की जो वेलोसिटी है वो ध्वनि के वेग से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब तो ये डोपलर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जैसे जेट विमान है उनमें प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है, और ये एन है वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। डोपलर प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनने ही। अब देखो, जब स्रोत और श्रोता एक दूसरे की ओर आ रहे हो तो एन डैश निकालना है, ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है तो v प्लस वी ओ, और ज़्यादा आवृत्ति करनी है तो बटा में वी एस स्रोत तो कम करना पड़ेगा बटा वाली वैल्यू को, तो v प्लस वी ओ कैसे याद रख लो आप। और यदि स्रोत स्थिर है तो वी ओ जीरो हो जाएगा, यदि स्रोत स्थिर है, सोर्स स्थिर है तो वी एस जीरो हो जाएगा। तो जैसी कंडीशन वैसा आप सूत्र लगा दो। जब एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो एन डैश बराबर वी माइनस वी ओ बटा v प्लस वी ओ इंटू एन। तो बाकी सूत्र याद रखने पड़ेंगे। और यदि माध्यम की चाल ध्वनि की चाल के अनुदिश हो तो जहाँ जहाँ ध्वनि में v लिखते हैं वहाँ v प्लस वी एम कर दो, और अन्यथा विपरीत है तो v माइनस वी एम कर दो। यदि स्रोत स्थिर श्रोता को पार करता है, मतलब अचानक जाता है, तो डेल्टा एन में जो परिवर्तन होगा 2vs बटा वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर इंटू एन। और यदि v का मान बहुत ही ज़्यादा है, vs बहुत कम है, तो आपको ये डेल्टा एन का सूत्र याद रखना है 2vs बटा वी इंटू एन। और यदि श्रोता स्थिर स्रोत को पार करता है, यदि स्रोत तो श्रोता है वो चल रहा है, पार करता है, तो डेल्टा एन बराबर 2v ऑब्जेक्ट बटा v इंटू एन याद रखना है। उपयोग डॉपलर इफेक्ट का ईसीजी में, रेडार में। विमान का वेग होता है v बराबर प्लस माइनस का c, जहाँ प्रकाश का वेग, उसके बाद में डेल्टा एल, डेल्टा लेमडा बटा लेमडा याद रखो। पनडुब्बी का वेग निकालना है तो ये अलग अलग, वीपी बराबर डेल्टा लेमडा बटा 2 लेमडा इंटू वी। जैसे एक वेव भेजते हैं दूसरी लौट के आती है, कितना परिवर्तन होता है, तो यही सारे कंसेप्ट काम में आएंगे। डोपलर विस्थापन का सूत्र याद रखो, डेल्टा लेमडा बराबर वी बटा सी इंटू लेमडा। फिर हम आगे बात करें तो डोरी में उत्पन्न तरंग का जो वेग होता है वो याद रख लो, वेग होता है रूट टी बटा एम, इकाई लंबाई का द्रव्यमान लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, जबकि आवर्ती होती है वी बराबर 1/2L रूट टी बटा एम, लंबाई पर निर्भर करती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्त्री के आवाज की औसत आवृत्ति लगभग, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, फिर मानते हैं कि 280 हर्ट्ज होती है, पुरुष की 140 होती है, और जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसका तारतम्य अधिक होगा। प्रश्न आया हुआ है एक बार फर्स्ट ग्रेड में कि जो आवृत्ति ज़्यादा है तो इसका मतलब स्त्री के आवाज़ का जो तारतम्य है वो ज़्यादा होता है। ध्वनि के लिए p बटा रो का मान कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद में एक, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ये तार में अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के वेग का जब अनुपात निकालेंगे तो 1/रूट विकृति होता है, और ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो तैयार हो गए। तो इस वीडियो के अंदर हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए परिवेशीय सारे क्वेश्चन, लगभग 8-10 के आसपास क्वेश्चन हल किए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो वेव के बारे में बहुत बड़ी पीडीएफ जो बनी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकते हो। जो बातें सूत्र आपको अच्छे लगे उनको आप नोट्स बना सकते हो। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ से जैसे मान लो ये रिलेशन है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, v बराबर ओमेगा बटा के का, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ध्वनि का v ए बटा रो का, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। फिर ये जो समीकरण बनती है हमारी परगामी तरंग की वो बहुत ईजी है और उस पर क्वेश्चन बन रहा है। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ से जो ए परगामी तरंगे हैं वहाँ से फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन बनेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको नोड एंटी नोड है उस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यदि हम बात करें तो तनी हुई डोरी के अंदर जो सनादियाँ उत्पन्न हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बंद आर्गन पाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाप्लास रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना है। विस्पंद है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्पंद आवर्ती वाला, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद में यदि हम बात करें डोपलर इफेक्ट, तो इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ डोपलर इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।